कहानियों के सफ़र में आज की कहानी बेबस चाहते। श्रोताओं, मैं कहानियाँ लिखती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ। वो कहानियाँ जो हम सभी के जीवन से जुड़ी होती हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। जिंदगी करवटें बदलती है, जाने किस करवट में सुकून मिले और 2 पल के लिए ही सही चैनो आराम नसीब हो जाए। ये कहानी आज के समय की है, जहाँ मौत सस्ती है और जिंदगी महंगी हो चुकी है। 25 वर्षीय सुंदर सुडौल नौजवान राघवेंद्र परमार अन्य गांव वालों की तरह अपना घर छोड़कर 2 पैसा अधिक कमाने की आकांक्षा में गुजरात गया था। गांव में उसकी विधवा माँ और 20 वर्षीय बहन रहती थी। एक कच्चा घर था जिसे पक्का बनाने का सपना पिता ने देखा था और अब जिम्मेदारी राघव की थी। वे दोनों हर रोज उसकी सलामती और ढेर सारे रुपयों के साथ वापसी की कामना करती थी। राघव उन्हें दिलासा देता, अगले महीने आता हूं ना माँ, तो परेशान मत हो। तुम बस छुटकी के लिए एक अच्छा सा राजकुमार ढूंढ के रखना, मैं आते ही उसके हाथ पीले कर दूंगा। हाँ बेटा, देख रही हूँ अच्छा लड़का। माँ अभी कुछ और बोलती कि छुटकी ने माँ के हाथ से फ़ोन ले लिया। अच्छा, बड़ी जल्दी है मुझे भगाने की? माँ से बताऊँ क्या कि किस तरह की जल्दी है? छुटकी ने नहले पर दहला फेंका। अरे बाप रे, चुप चुप, ठीक है, नहीं करूँगा तुम्हारे हाथ पीले। राघव ने उसे चुप कराया। अब माँ को फ़ोन दे दे मेरी प्यारी बहना। छुटकी ने आदेश का पालन किया। कहीं वह जानकी से उसके प्रणय निवेदन के आग्रह को स्वीकार कर जन्म जन्मांतर के बंधन में बंधने की दास्तां माँ के सामने चुगली न कर दे। ऐसा नहीं था कि वह झूठी मोहब्बत करता था, पर सही समय के इंतजार में था जब वह माँ से जानकी के बारे में बात करेगा। प्यार मोहब्बत की शादी कहीं माँ नाराज ना हो जाए, इस बात की भी उसे फिक्र थी। इस बार की छुट्टी में उसने यह भी सोच रखा था कि सही समय देखकर माँ से जानकी को मिलवाएगा ज़रूर। माँ, अब रखता हूँ, ड्यूटी पर जाना है। राघव ने घड़ी देखते हुए कहा। ठीक है बेटा, खुश रहो, अपना ख्याल रखना और खाना ठीक समय पर खाना। माँ ने ढेर सारे आशीष देते हुए फ़ोन रख दिया। राघव फैक्ट्री के लिए निकला। गेट पर कार्ड पंच किया, वॉचमैन को मुस्कुराकर नमस्कार किया। राघव, ना उधो से लेना न माधो को देना, मैं विश्वास रखता था। यही वजह थी कि उसके मित्र मंडली सीमित थी। जो थे वे उस वक्त उसके साथ आ चुके थे। सूत रंगाई का काम शुरू हुआ। सुपरवाइजर साहब अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे। मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। राघव गुनगुनाता हुआ काम कर रहा था। और रघु, सब ठीक ठाक है ना? 45 वर्षीय दुबला पतला सुपरवाइजर किशन शर्मा ने पीछे से टोका। जी जी, सब ठीक है, राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया।
भाई, तुम्हारा ये जी कहना ना मेरे जी को बड़ी ठंडक देता है। बाकी सब तो खैर छोड़ो। करो करो, काम करो। कोई बात हो तो बताना। किशन साहब ने आत्मीयता जताते हुए कहा। जी सर, वो मैं छुट्टी जाना चाहता था, राघव ने धीरे से कहा। हाँ ठीक है ना, होली के बाद चले जाना, जब वे लोग आ जाएंगे जो पहले से छुट्टी गए हैं, तब चले जाना। कहते हुए किशन साहब आगे बढ़ गए। क्या कहता राघव भला। जानकी से वादा करके आया था कि अब की बार फागुन में लाल अबीर से उसकी मांग सजाएगा और फिर शाम को नदी के किनारे उसके साथ बैठेगा, और जब तक वह नहीं कहेगी न वह खुद उठेगा और न उसे जाने देगा। अनायास जानकी का सलोना चेहरा आंखों के आगे नाच गया। गोरी सी कत्थई आंखों वाली लड़की बेहद प्यारी लगती थी उसे। हंसती थी तो वादियाँ फिजाएं सभी हंसने लगते थे। बेहद खुश रहता था उसके साथ वह। पर अब सभी इच्छाओं पर पानी फिर गया। बस इतनी खुशी बाकी थी कि होली के बाद ही सही मुलाकात तो होगी, फिर अपनी मजबूरी बताकर उन्हें मना लेगा। उस मिलन की बेला के सुखद एहसास को मन ही मन भुनाता मनोयोग से अपने काम में मुस्तैद रहने लगा, और यही वजह थी कि उससे सभी खुश रहते थे। और दिनों की तरह उस दिन भी सभी रात के 8 बजे फैक्ट्री से लौटे थे। करीब 20 मजदूर एक साथ एक ही कमरे में रहते थे और सभी मिल बांटकर काम भी कर लेते थे। टीवी, सिनेमा से कोई मतलब नहीं था उन्हें। इन सभी बातों के लिए वक्त भी कहाँ था। फैक्ट्री से सभी इतने थके हारे आते थे कि जो मिल जाता खा पी कर सो जाते थे। अगली सुबह जब नहा धोकर काम पर निकले तो देखा चारों तरफ सब कुछ बंद है, सन्नाटा पसरा हुआ है। जगह जगह पुलिस खड़ी है जो लोगों को आगे जाने से रोक रही थी। मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किससे पूछे और क्या पूछे। पुलिस वाले ने उन्हें एक साथ देखा तो फटकार लगाई और वापस घर भेज दिया। कमरे में आकर सभी बैठ गए। तभी शिवम ने अपना स्मार्टफोन निकाला। 20 में से केवल वही था जो स्मार्टफोन रखता था। बाद बाकी सभी अपने छोटे वाले फ़ोन से ही काम चला लेते थे। उस फ़ोन से जानकारी प्राप्त हुई कि पूरे भारत में लॉकडाउन की गई है। ये लॉकडाउन कौन सी बला है? 50 वर्षीय गणेशी लाल ने पूछा। चचा, ऐसा है, जरूरी सुविधाओं को छोड़कर सब कुछ पूरे भारत में बंद रहेगा, शिवम ने गणेशी लाल को समझाया। कहने को तो बहुत कुछ था, पर शायद शिवम स्वयं भी आश्चर्य में था, इसीलिए मोटे तौर पर इतना ही कह पाया। जरूरी सुविधा? हमारी जरूरी सुविधा तो केवल 2 वक्त की रोटी है, जो हमें फैक्ट्री में काम करने से ही मिलेगा। ऐसे कैसे लॉकडाउन कर दिया सरकार ने? हमसे पूछ तो लेते। गणेशी लाल का अपना रोना था। जो लोग रोज कमाकर खाते हैं उनका क्या होगा? बिना कुछ सोचे सब कुछ बंद कर दिया। ये संतोष की आवाज थी। अब 20 लोग एक साथ 6/8 के कमरे में पड़े रहते थे। पहले के 1-2 दिन तो सब कुछ अच्छा लगा। किसी ने कहा बिरयानी बनाते हैं, तो दूसरे ने
खीर पूड़ी की फरमाइश की। जब तक हाथ में थोड़े पैसे थे सब कुछ ठीक ठाक लगा, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे की शक्ल से नफरत होने लगी। जहां पहले थोड़े से समय में ढेर सारी बातें कर लेते थे, अब ढेर सारे समय में भी कोई कुछ बात नहीं करता था। सभी अपने घर लौटना चाहते थे, पर कोई साधन नहीं था। घंटों बैठकर रोया करते थे सभी मजदूर। पहले घर से फोन आने का इंतजार होता था, अब घर से फोन आए तो दिल उदास हो जाता था। कहीं अपनी परेशानी बताने से उनकी चिंता न बढ़ जाए। कभी नेटवर्क का बहाना तो कभी बाथरूम में होने का बहाना दे देकर बातों को टाल देते थे। धीरे धीरे स्थिति गंभीर होने लगी। पास में जो थोड़े बहुत पैसे थे वे भी खत्म होने लगे थे। इसी बीच गणेशी लाल की तबीयत खराब हो गई। पहले बुखार हुआ, फिर खांसने भी लगे। अब तो उस कमरे में मुश्किल हो गया था रहना सभी के लिए। बिना किसी जांच पड़ताल के कोरोना ही समझा जाने लगा। जाएं तो कहाँ जाएं? शाम से तो छत पर डेरा जम जाता था, पर गर्मी में छत पर रहना मुश्किल था। एक रात लेटे लेटे राघव को जानकी की याद आने लगी। जब नदी के किनारे उसने उस लड़की को पहली बार देखा था और अनायास कह बैठा था, अपना नाम बता दो। जानकी, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। काश उसकी बात मान लिया होता उसने। राघव के आंखों के सामने जानकी का आंसुओं से भरा चेहरा आ गया। कितना मना किया था उसने, मत जाओ ना शहर, अपने गांव में कोई कमी है? खेत खलिहान क्या नहीं है तुम्हारे पास? अरे शहर की बात ही निराली होती है, राघव ने जागते आंखों से सपना देखते हुए कहा। तुम्हारे लिए मुझे ढेर सारी खुशियां खरीदनी है, और अगर मैं यहीं तुम्हारे साथ खुश रहूं तो? आंखों में झांकते हुए कहा था उसने। आज उसे अपनी चाहते बेबस लग रही थी। मुझे माफ कर देना जानकी, काश मैं तुम्हारी बातें मान जाता, अपनी मिट्टी अपने गांव से जुड़ा रह जाता, तो शायद आज मेरी चाहते इतनी बेबस नहीं होती। फूट फूट कर रोने लगा राघव। तभी गणेशी लाल ने पानी पानी कराह कर उसके सोच के तार को तोड़ दिया। वह तो अच्छा हुआ कि गणेशी लाल की तबीयत में सुधार होने लगा। कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता उनके लिए भगवान होते हैं। बुखार की कुछ टेबलेट रोशन के पास थे, किसी के पास कफ सिरप भी था। उन्हीं से गणेशी लाल की तबीयत ठीक हो गई, पर अब तक उन्हें कमजोरी हो चुकी थी, जिससे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगा था। सभी पर चिल्लाते, स्थिति बद से बदतर होने लगी थी। जिन्होंने खाना बनाने और खिलाने का कार्यभार ले रखा था, वे उनकी कटु बातों से बिदकने लगे थे। मौका देखकर राघव ने किशन साहब से बात की। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने भी केवल आश्वासन ही दिया, समाधान उनके पास भी न था, क्योंकि कोरोना का असर बढ़ ही रहा था। ऐसे में कुछ कहना मुश्किल था। किशन साहब से बात होने के बाद राघव थोड़ा मायूस हो गया। यानी अब सभी फैक्ट्री में काम करने वाले बेरोजगार हो गए हैं, और अब मैं बेरोजगार हूं। सोच मात्र से घबरा गया राघव, पर वह टूटा नहीं, ना उसने हिम्मत हारी।
एक दिन शाम को सभी यूं ही उदास बैठे थे कि राघव ने थाली पर ताल देकर सुरीला संगीत निकालने लगा। उसके ताल के साथ ताल मिलाकर संतोष भी कुछ सिक्कों की मदद से ताल निकालने लगा और इस तरह सभी कुछ न कुछ आवाज़ निकालने लगे, जिससे एक सुरीला संगीत बनने लगा। कोई मुंह से, कोई डब्बे से, तो कोई गले से। शिवम कोने में बैठा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था अपने स्मार्टफोन में। बाद में उसने सबके सामने बजाकर सुनाया तो सभी के आश्चर्य का ठिकाना न था। थोड़े प्रयास और अभ्यास से उन्होंने उस काम को एक बार फिर से अंजाम दिया और उस वीडियो को इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। शुरुआत में किसी का ध्यान उन पर नहीं गया, पर 2 दिन के बाद शिवम के नंबर पर किसी नागराजन का फ़ोन आया कि वे उनका लाइव कॉन्सर्ट करना चाहते हैं। पहले तो किसी के कुछ भी समझ में नहीं आया कि थाली, डब्बे से बने संगीत की भी पूछ हो सकती है। पर जब मिस्टर नागराजन ने उन्हें समझाया तो बात उन्हें समझ में आ गई। वे अद्भुत कला केंद्र के एक अधिकारी थे। वे उनका ऑनलाइन कॉन्सर्ट करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी रकम भी दी जाती। जहाँ चाह थी उन्हें वहाँ राह मिल चुकी थी। समाधान सामने नहीं होता, उसे ढूंढना पड़ता है। बस इतनी सी थी ये कहानी।